हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर करने वाला हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो DSSB का अभी पेपर चल रहा है। 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और मेरे ख्याल शायद 8 और 9 तक है। तो मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर था 2 जुलाई, लास्ट शिफ्ट में था। कल मैं पेपर दे के आया हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस जिसमें कि मेरा मोटिव है ताकि अब जो बच्चे जिनका पेपर है वो एक क्रिस्प ओवरव्यू मिल पाए कि हाँ पेपर में क्या क्या आ रहा है, किस उसमें आ रहा है, या किस डायरेक्शन में पेपर है, PYQ का कोई फ़ायदा है या नहीं है, या अभी एट द वेरी लास्ट मोमेंट्स हम किन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं टू गेट द बेनिफिट मैक्सिमम टू द मैक्सिमम लिमिट, हम बेनिफिट को स्क्वीज आउट कर पाएँ इस अपॉर्चुनिटी का जो कि अब तक के पेपर कंडक्ट हो चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। देखो आओ सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं। राइट, मेरे पेपर की टाइमिंग थी 5 PM टू 7 PM। तो आई एम प्रॉब्ली होपिंग कि वो सबसे लास्ट टाइमिंग था। देखो पेपर अब आपको पता है, पेपर का पैटर्न सबको पता है क्या कि आपके इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स आने हैं जिसमें कि टोटल 5 सेक्शंस आने हैं और हर सेक्शन में आपको इंडिविजुअल टाइमिंग तो नहीं दी गई है, बट आप नेक्स्ट सेक्शन में सिर्फ जब ही जा पाओगे जब आप प्रीवियस सेक्शन को सबमिट कर दोगे। एंड वंस आप एक बार सबमिट कर देते हो प्रीवियस सेक्शन को, जैसे कि आपने एक बार आपने रीजनिंग सबमिट कर दिया, उसके बाद आप रीजनिंग पे वापसी नहीं आ पाओगे। ठीक है, एक बार सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे और वापसी नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करना, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम एक पर्टिकुलर सेक्शन पे इन्वेस्ट कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबल है कि बहुत बच्चों की तरह आपका भी हिंदी का सेक्शन ही छूट जाए। और हो सकता है कि हिंदी आसान हो बट आप कर ही नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि आप टफ क्वेश्चन जो कि आप मैथ्स के कर रहे थे या फिर रीजनिंग के कर रहे थे, जिस भी सब्जेक्ट के कर रहे थे, उस वजह से आप एंड तक ही नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन कि आप मैथ्स के 100 में से मतलब सारे में से सारे क्वेश्चन कर रहे हो। राइट, आ जाओ सबसे पहले चेक करते हैं। जैसे कि आपको पता है पैटर्न क्या है, सबसे पहले रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद आपका GS खुलता है, GS के बाद आपका मैथ्स खुलता है, मैथ सेक्शन जैसे आप सबमिट कर दोगे तो फिर आपका इंग्लिश सेक्शन खुलेगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिंदी सेक्शन खुलेगा। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही था। अब हर सेक्शन में 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, 20-20 क्वेश्चंस के 2 सेट आते हैं। 20-20 क्वेश्चंस के 2 सेट आएंगे, इसमें भी 20-20 क्वेश्चंस के 2 सेट, इसमें भी 20-20 क्वेश्चंस के 2 सेट, हिंदी में भी 20-20 क्वेश्चंस के 2 सेट। अब देखो हर बंदे की ऐसे तो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स जो हैं वो अलग अलग हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ मी एज अ पर्सन, मेरी जो है हिंदी सबसे बड़ी वीकनेस थी, तो मैंने हिंदी सबसे कम पढ़ी थी। बट यही एक बहुत मेजर जो रोल है वो प्ले किया गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग बहुत ही आसान आ रही है, लाइक बहुत ही ज़्यादा आसान आ रही है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं PYQ बेस्ड आ रहे हैं, काफ़ी इजी डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे वाली शिफ्ट में 4 से 5 जो थे वो पजल्स के थे, लेकिन पजल्स काफ़ी आसान है। जैसे 5 फ्लोर्स के थे और एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि मंडे टू फ्राइडे 5 फ्रेंड्स हैं और उनके एग्जामिनेशन है, तो किस ऑर्डर में एग्जामिनेशन करने हैं वो थे। एक सिटिंग अरेंजमेंट था सर्कुलर पैटर्न वाला, तो बहुत ही लेकिन इजी थे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान थी। हर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सिर्फ मेरे वाले पेपर में ऐसा था कि मैक्सिमम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा था, +2 के गैप पे सारे हो रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा वो हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। एंड कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं था, पेपर फोल्डिंग और काउंटिंग ये सब कोई क्वेश्चन नहीं थे, उसके बाद फिगर काउंटिंग कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कुछ ना। तो बेसिक कोडिंग डिकोडिंग के, उसके बाद लेफ्ट राइट वाले जो होते हैं कि जैसे द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द राइट, इन दोनों के बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कितने क्वेश्चंस आए, कितने अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस थे मेजरली। और ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं थे। तो आई एम होपिंग कि आप, अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है और अगर आप वेल एक्वेंटेड हो, रीजनिंग का आपने मॉक्स दिए हैं और अगर CGL वाली भी रीजनिंग की हुई है, उससे भी लेवल में कहूँगा कि काफ़ी आसान था, तो उसमें कोई दिक्कत वाली आपको ज़्यादा बात नहीं है कि। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से ही पेस बना के चलना। अगर रीजनिंग में आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे तो फिर वही चीज़ है कि आगे वाले सेक्शंस में आपके लिए ये बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कोशिश करना कि आप एटलीस्ट 25 मिनट्स के आसपास में, 25-30 मिनट्स के आसपास में रीजनिंग कंप्लीट कर दो दोनों सेक्शंस। मतलब 20 क्वेश्चंस के जो सेट 1 है एंड सेट 2 है, ये दोनों आपके 25-30 मिनट्स के आसपास में खत्म हो जाने चाहिए। रीजनिंग अब से मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत, तो रीजनिंग में अब आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर सकते हो सेफली, और कुछ नए टॉपिक्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं रीजनिंग पढ़ लेता हूँ। रीजनिंग में बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट मत करो। आई एम वेल श्योर कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं, जो कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सीरियसली प्रिपेयर किया है, वो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब बात आती है GS की। देखो GS 2 सेक्शन में बटा हुआ है, फर्स्ट वाला सेक्शन एंड
सेकेंड वाला सेक्शन। फर्स्ट वाला सेक्शन कंपैरेटिवली ईजी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन जनरली आपका स्टैटिक जीके के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि मैं आपको बोलूँगा अभी के लिए अगर आपके पास बहुत कम टाइम बच रहा है, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा किसी चीज़ पे फोकस मत करना। मेरे पूरे सेट में मुझे ध्यान नहीं है कि कोई भी ज्योग्राफी का या इकोनॉमी का कोई बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया हो। तो अगर आपको करना है तो अमेंडमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और पॉलिटी का एक ओवरव्यू, पॉलिटी अच्छे से करके जाना, मतलब बिल्कुल घोट के पी जाओ पॉलिटी। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कौन सी सभा किसने बनाई थी, या जैसे अलग अलग हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती कि इसके फाउंडर कौन थे, तो वो चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना। तो अभी के लिए आप सेफली फोकस कर सकते हो पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगर बहुत ही कम टाइम बच रहा है तो पॉलिटी पे, सिर्फ पॉलिटी पे फोकस करना पेपर 1 के लिए। अब सेक्शन 1 के लिए जीएस के, सेक्शन 2 इज मोर फोकस्ड एंड इंक्लाइंड ऑन करंट अफेयर्स। सो अगर अभी आपको कुछ पढ़ना है जीएस में तो सिर्फ 2 चीज़ों पे आप सेफली फोकस कर सकते हो ताकि उसमें से आप गेन ले पाओ, वो है पॉलिटी एंड सेकंड इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगेन देखो, अभी हम 2026 के ऑलमोस्ट मिड में बैठे हैं, बट जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो मेरे वाले पेपर में, आज मेरे फ्रेंड का एक और का भी पेपर था, मैंने उससे भी ओवरव्यू लिया है, उनके भी सिर्फ 2025 के ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो जो फोकस था वो 2025 के करंट अफेयर्स पे था, ना कि 2026 के। तो अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ के भी जाने हैं तो ट्राई एंड फोकस मोर ऑन 2025 करंट अफेयर्स रादर देन कि आप इस साल वाले करंट अफेयर्स पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, 2025 पे आएंगे, ये चीज़ श्योर है, क्योंकि मेरे पेपर में मैंने पिछले भी पेपर्स का ओवरव्यू लिया था और आज जो पेपर हुआ है थर्ड को मैंने उसका भी ओवरव्यू लिया है। तो सब में ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स हैं उस पर फोकस था 2025 वाले पे रादर देन 2026 वाले पे। ठीक है, इसके बाद जीएस हो गया हमारा। जीएस में मैंने आपको फिर बता दिया है कि ज़्यादा फोकस आपको करना है स्टैटिक पार्ट पे, जैसे कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, कौन से पोर्ट का क्या नाम है। जैसे मेरे वाले मेरे वाले सेट में एक क्वेश्चन था कि क्वीन ऑफ द अरेबियन सी ये कौन से पोर्ट को कहा जाता है, और ऑप्शन थे 3-4, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोची पोर्ट, ऐसे करके थे। तो ये ऑफकोर्स एक स्टैटिक का पार्ट है। तो मैं आपको अगेन बोलूँगा कि जीएस में अगर आपको अभी एंड टाइम पे कुछ पढ़ना है, जस्ट फोकस ऑन 3 थिंग्स: करंट अफेयर्स 2025, पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके, अगर आप थोड़ा बहुत देख पाओ ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेशक, इसके लिए हम फोकस करेंगे पॉलिटी पे प्लस स्टैटिक जीके पे। अगर स्टिल आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप फोकस करना मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, मेरे वाले सेट में या फिर आज वाले सेट में मैंने एक 2 से ओवरव्यू लिया था, उनके में एंशिएंट हिस्ट्री पे तो फोकस नहीं था बिल्कुल भी, कि मैं आपको कहूँगी एंशिएंट हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चंस हैं तो फ्रूटफुल रहेगा अगर आप अपना टाइम एंशिएंट हिस्ट्री में इन्वेस्ट कर दो, तो उसमें बिल्कुल मत करना। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत देख लेना कि कौन से मुगल्स थे, उनका डायनेस्टी का वो क्या था, बट ज़्यादा फोकस करना पॉलिटी एंड स्टैटिक पे। सेकेंड वाले में यू हैव टू फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स ऑफ 2025। ओके, ये वाला हो गया। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया है, इन पे ज़्यादा फोकस कौन सा था, बहुत ही बेसिक पजल्स पे था। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान थी, अल्फ़ाबेट वाली थी जनरली कोडिंग डिकोडिंग। मेरे में 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो भी बहुत आसान थे, जिसमें कि क्या पैटर्न लग रहा था, स्क्वायर वाला लग रहा था। ठीक है, और पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन कर लेना, क्योंकि मेरे में 2-3 क्वेश्चन ईजी थे बट ब्लड रिलेशंस के थे। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपके में भी ब्लड रिलेशंस तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स देखो एक ऐसा टॉपिक है जो कि है तो आसान, बट अब मैथ्स को मेरे को लगता है ना 2 तरीके हैं टफ बनाने के। एक तो मैं कॉन्सेप्ट ऐसा पूछ लूँ जो बच्चों को नहीं आता है, या फिर मैं कॉन्सेप्ट तो आसान ही पूछ रहा हूँ लेकिन उसको कैलकुलेटिव बना दे रहा हूँ। दोनों ही सिनेरियो में मैथ्स टफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो लगता है कि जो फॉलो हो रहा है वो है कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस ना करके कैलकुलेटिव ज़्यादा बनाने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आपको पाई का वैल्यू 22/7 की जगह जिससे एग्जैक्टली कट जाता है 3.14 यूज़ करना है। अब जब आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो या तो आप यूनिट डिजिट पहचानोगे या फिर डिजिटल सम लगाने की कोशिश करोगे, जोन सा भी मेथड लगा रहे हो, बट पॉइंट्स में थे काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर, जिस वजह से मैथ्स मेरे को थोड़ा कैलकुलेटिव लगा, और ये बाकी बच्चों का भी यूनानिमस ओपिनियन है कि हाँ मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव है। बट स्टिल अगर अभी के लिए मैं आपको ओपिनियन दूं तो क्या होगा, देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस किस में थे, मेरे वाले पे फोकस था प्रॉफिट एंड लॉस पे, और ऑफ कोर्स परसेंटेज में पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, पॉपुलेशन वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, एक था बोट एंड स्ट्रीम वाला, टाइम एंड वर्क। ठीक है, रेस के गेम्स तो ज़्यादा नहीं थे मेरे में, शायद था भी तो एक आधा था,
ठीक है। अगर आपको अभी के लिए मैं आपको सलाह दूं तो एक बार आप देख लेना कि थोड़ा सा अगर आप वो देख सकते हो जल्दी डिवाइड कैसे करते हैं या फिर यूनिट डिजिट से कैसे आंसर पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स में सेक्शन 1 था वो कंपैरेटिवली ईजी था, बट जो सेक्शन 2 था वो मेरे को ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा। अब जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वो था, ज़्यादा फोकस था। और ज़्यादा फोकस भी मैं आपको बोलूँगा किस पे था, एक तो सिलेंडर पे एंड एक कोन पे। इन दोनों फिगर्स पे ज़्यादा फोकस था उसका। और क्योंकि इसमें हम वो भी, और एक स्पीयर भी मान लो आप। क्यों? क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन भी वैसे इन्हीं फिगर्स में बन सकते हैं। जैसे आपको रेडियस और हाइट का रेशो दे दिया, पहले आप रेडियस निकाल रहे हो, कैसे उसने कह दिया कि कर्व सरफेस एरिया ये है, तो उससे आपने रेडियस निकाल लिया, फिर वो वॉल्यूम पूछ लेगा। तो ऐसे 2-3 स्टेप का उसने क्वेश्चन बना दिए, और अगर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है तो वो कैलकुलेटिव बन जाता है। तो उसने यही चीज़ करी है। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। कोई भी, मेरे वाले सेट में तो ऐसा था कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी फिगर या ऐसा कुछ नहीं था। पिरामिड नहीं था, प्रिज्म नहीं था, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, या फिर हम बोलें स्टैटिस्टिक्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। बहुत बेसिक अर्थमेटिक और बहुत ही बेसिक एडवांस। एलजेब्रा का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री का एक आधा क्वेश्चन था मेरे में, बट ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। वो भी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो सारी पढ़ के जाना, क्योंकि सिर्फ बेसिक पे ही फोकस हो रहा है। मेंसुरेशन में ऐसा हो रहा है कि मेंसुरेशन को कैलकुलेटिव बनाने के लिए वो पॉइंट्स में दे देगा, तो उससे अब आपको डील करना है कि आप कैसे कितना जल्दी से कैलकुलेशन कर पा रहे हो। तो जो बेसिक फार्मूलाज हैं सिलेंडर के, कोन के, स्पीयर के, क्यूब के, क्यूबॉइड के, डायगनल्स, ये सब आप पढ़ के जाना। पैरेललोग्राम, ये सब इसके जो बेसिक होते हैं, बेसिक 3 ही है ना, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन तीनों पे फोकस करना एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कुछ भी ऐसा कोई डिफिकल्ट वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, बट इंग्लिश में अगर मैं आपको बोलूं कि अभी एट द लास्ट अगर आपको कोई एक चैप्टर पढ़ना है तो दैट वुड बी हैंड्स डाउन, वो होगा आर्टिकल्स। क्योंकि मेरे में एटलीस्ट मेरे को लग रहा है 4 to 5 क्वेश्चंस तो थे ही आर्टिकल से। तो अगर आपको अभी एंड टाइम पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग भी रहा है कि हाँ यार मुझे ये पढ़ना है, तो दैट शुड बी विदाउट अ सेकंड थॉट आर्टिकल्स पढ़ना। क्योंकि एडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स वो उतने हाई लेवल के, अब मैं बोलूँ कि यार बहुत ही पता नहीं, ऐसा फील आ जा रहा है कि कहाँ से ही पूछ लें, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत ही बेसिक आ रहे हैं, एंड वो भी सेंटेंस की फॉर्म में आ रहे हैं। जब सेंटेंस की फॉर्म में आ रहा है तो इट मेक्स आवर जॉब अ लिटिल बिट ईजी आई फील, क्योंकि सेंटेंस से मतलब निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है रादर देन अगर मैं आपको सिर्फ एक वर्ड दे दूँ। ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको इंग्लिश पे फोकस करना भी है, अगर एंड में आपको लग रहा है यार क्या पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा, आंख बंद करके आर्टिकल्स पढ़ जाना। पिछले अभी मेरे ख्याल 3 दिन हो गए हैं पेपर होते होते, तीनों में आर्टिकल्स के सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थे। तो आर्टिकल्स एक ऐसा चैप्टर अगर आप अच्छे से कर जाओगे, श्योर शॉर्ट आपके 4 से 5 नंबर्स आपके इन है उस केस में। ठीक है। बात आती है हिंदी की। देखो मैं ऐसा सुन रहा हूँ, मेरी हिंदी बहुत ही वीक है, ठीक है, बट स्टिल मैं हिंदी जितना कर सकता था उतना किया। स्टिल मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगी। ठीक है। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, फिलअप्स आ रहे हैं, जो वर्ड्स हैं विलोम और वो सब ऐसा नहीं कि हर दूसरा क्वेश्चन विलोम या पर्यायवाची या फिर सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर है, वैसा कुछ भी नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन हार्डली थे जो कि पर्यायवाची और विलोम, इन सबको मिला के मैं बता रहा हूँ दोनों सेट में। टोटल 40 क्वेश्चंस में से मेरे वाले सेट में ऐसा होगा कि हार्डली 3 से 4 क्वेश्चंस थे विलोम, पर्यायवाची, इन सबको मिला के। ठीक है। तो उस पर भी अगर आपको नहीं फोकस करना है तो मत करना। हिंदी में बहुत बेसिक आ रहा है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है आई वुड सजेस्ट अभी हिंदी पे फोकस मत करना। हिंदी में जो भी गद्यांश आता है, जो भी पैराग्राफ आता है, वो बहुत इजीली आप कर लोगे। बट हिंदी आसान है, बट याद रखना वो लास्ट में है, तो आपके पास टाइम बचना चाहिए कि आप पेपर के एंड तक पहुंच पा रहे हो। क्योंकि मेरी मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरा हिंदी का पेपर जस्ट बिल्कुल ऐसा था, डॉट टाइम पे खत्म होता, कि मतलब अगर थोड़ा भी ऊंच नीच होता तो वो शायद पेपर नहीं कंप्लीट कर पाते। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो हिंदी के लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि मैथ्स में इतना टाइम लगा दिया कैलकुलेशन करने में, और क्वेश्चन के पे मतलब जैसे ईगो पे ले जाते हैं ना हम कि नहीं यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, वो ईगो मत लेके जाना। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, याद रखना कि मैथ्स का एक क्वेश्चन करने में अगर आपने बहुत टाइम लगा दिया वो फेटल है, क्योंकि आप हिंदी के जो बहुत इजी क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे। और हर क्वेश्चन का वेटेज सेम ही है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यू हैव टू चेक ऑन दैट कि मैं ये वाली गलती एटलीस्ट ना करूँ।